राघव राव की बेगुनाही लोगों के सामने आने में बस अब कुछ ही देरी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बैनर भी प्रिंट हो चुके थे और करीब 5000 पर्चियां भी छपकर तैयार थी। अब दूसरे ही दिन जॉन विलियम्स की मूर्ति का उद्घाटन होने वाला था, जिसमें करीब 4 से 5000 लोगों के आने की उम्मीदें थी। मूर्ति का उद्घाटन खुद मंत्री शरद सिंह के हाथों होने वाला था। वहां पर जॉन विलियम्स का पोता भी हाजिर रहने वाला था। मनोरंजन के लिए कुछ भारतीय एवं अंग्रेजी पारंपरिक नृत्य भी आयोजित किया गया था और बूढ़े बाबा सारे जगह का निरीक्षण भी करके आ चुके थे। अब बस योजना को किस तरह कार्यान्वित करना था, इसकी चर्चा होनी बाकी थी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा राम प्यारी के साथ मिलकर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इस योजना को सफल किया जा सके। बूढ़े बाबा ने एक कागज के ऊपर उस जगह का नक्शा जैसा बनाया और सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने कहा, हमें वहां पर चोरी छुपे सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाना होगा और ये दोनों बैनर मूर्ति के आजू बाजू जो दूसरे बैनर लगाए हुए हैं उसके ऊपर इस तरह से रोल करके लगा देना होगा कि जब सारे लोग जमा हो जाएं और मूर्ति का उद्घाटन होने वाला हो तब हम उस बैनर में बंधी हुई रस्सी पीछे से काट देंगे और वो बैनर सबके सामने खुल जाएगा और राम प्यारी के आदमी जो जनता के बीच में बैठे हुए रहेंगे तुरंत ही सब में पर्चियां बांटना शुरू कर देंगे। मंत्री शरद सिंह कुछ सोच समझ पाए उससे पहले हम अपना काम कर चुके होंगे। सिद्धार्थ की यह बात सबको ठीक लगी। गौरी के मन में एक प्रश्न उठा। उसने कहा, लेकिन उस वक्त मंत्री शरद सिंह ने हम पर या हमारे किसी आदमी पर हमला कर दिया तो? राम प्यारी ने कहा, तो उसी वक्त सबके सामने तुमसे गोली मार देना। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। भूत प्रेत पिशाच इन सबको खत्म करना एक अलग बात है और किसी इंसान को मारना यह अलग बात है। राम प्यारी ने तर्क देते हुए कहा, तो अगर मंत्री शरद सिंह हम पर हमला करेगा तो क्या हम हाथ धरे बैठे रहेंगे? बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, यदि वो हम पर हमला करेगा तो मैं हूं यहां पर। आप फिक्र मत करो, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, आपको हमारे बारे में सब कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि बूढ़े बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं। वो चाहते तो उन दिव्य शक्तियों का उपयोग करके आप सभी को मजा चखा सकते थे जब हमारा अगवा किया था आपने, लेकिन वो अपनी शक्तियां बड़ी सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी कभी नहीं करते। इसलिए बूढ़े बाबा पर विश्वास रखकर खून खराबे की बातों को मन से निकाल दीजिए। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ सच कह रहा है। खून खराबे, मारधाड़, अगवा वगैरह करना, ये सारी चीजों को अपने मन से पूरी तरह निकाल दीजिए। सिर्फ कल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। आपका दिल बहुत अच्छा है राम प्यारी जी। आप ऐसे गुंडागर्दी वाले काम छोड़ दीजिए। बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूं। ये सुनकर राम प्यारी थोड़ी सोच में पड़ गई। तब बूढ़े बाबा ने कहा, वो सब के बारे में बाद में सोचना, अभी हमें कल के बारे में सोचना है। चारों फिर से योजना बनाने में जुड़ गए। उस तरफ मंत्री शरद सिंह को प्रिंटिंग की दुकान के मालिक ने सब कुछ बता दिया था। इससे मंत्री शरद सिंह बहुत ही चौकन्ना हो गया था। उसने तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, कुछ लोग हमारे कल के मूर्ति उद्घाटन में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मैं ये होने नहीं दे सकता। उसके सेक्रेटरी ने कहा, तो आप कहो तो हम पुलिस फोर्स बढ़ा दें? मंत्री शरद सिंह ने कहा, नहीं, पुलिस फोर्स बढ़ाने की बात करेंगे तो डीसीपी 100 सवाल उठाएगा। उससे बेहतर है कि हम अपने ही आदमियों को तैनात कर देंगे ताकि वक्त आने पर जो लोग जॉन विलियम्स की तथाकथित सच्चाई सबके सामने लेकर आना चाहते हैं उन्हें मौका मिलने पर खत्म भी किया जा सके, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई अपना सर जरूर उठाएगा और मैं उनके सर को उठने से पहले ही कुचल देना चाहता हूं। एक काम करो, हमारा आदमियों को कल के पंडाल में चारों तरफ इस तरह तैनात कर दो कि वो जनता का हिस्सा लगे और उन सबके पास चाकू और बंदूक दोनों होनी चाहिए। मंच के ऊपर बैठकर मैं उस आदमी और औरत को आसानी से पहचान लूंगा, क्योंकि दोनों की सीसीटीवी से मिली हुई तस्वीर मेरे पास है और मेरे इशारा करते ही उन लोगों को उसी वक्त खत्म कर दिया जाए। हम इसे एक आतंकवादी हमला कहकर उस हादसे से अपना पल्ला झाड़ देंगे। मेरी बात समझ में आई? फिर अपने ही आदमियों को आतंकवादी बताकर गिरफ्तार करवा देंगे और फिर 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों से वीरता पुरस्कार भी मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे चारों हाथ घी में हैं। ये कहकर मंत्री शरद सिंह हंसने लगा।
उसके सेक्रेटरी ने उसकी बातों में सर हिलाकर उसकी आज्ञा का पालन करने चला गया। मंत्री शरद सिंह ने अपने मन में सोचा, हाँ, ये लोगों के सच्चाई के ढोंग में मैं अपने 10 करोड़ गंवाने से रहा, और पैसों के लिए जॉन विलियम्स की मूर्ति तो क्या, अगर मुझे दुनिया की सबसे खूंखार आतंकवादी की भी मूर्ति बनाकर उसे माला पहनानी पड़े तो भी वो मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि पैसे से बढ़कर और कोई आदर्श मेरे जीवन में नहीं, और हो भी क्यों नहीं, पैसों से बढ़कर इस दुनिया में और है भी क्या। मन ही मन ये सोचकर मंत्री मुस्कुराने लगा। यहां से हजारों मील दूर मिस्र में छाया और मुस्तफा ने अपना सारा सामान बांध लिया था और वहां से यूरोप जाने के लिए रवाना हो चुके थे। 3-4 ऊंटों पर अपना सामान लादकर खुद भी ऊंटों के ऊपर बैठकर मिस्र का रेगिस्तान पार कर रहे थे। छाया की आंखों में एक अलग प्रकार की खुमारी दिख रही थी। मुस्तफा के चेहरे पर एक समय जो तेज दिखता था वो छाया के प्रभुत्व में क्षीण होता जा रहा था। छाया को यह पता था कि देश के किसी भी कोने से यदि वो निकलने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें वहां की सरकारी पुलिस रोक लेगी, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार के कागजात नहीं थे। ना उनके पास पासपोर्ट था, ना ही उनके पास किसी भी प्रकार की पहचान पत्र था। इसलिए उन्हें मिस्र को चोरी छुपे ही पार करना था। छाया ने यूरोप पहुंचने के लिए दरियाई रास्ता चुना था, लेकिन भूमध्य सागर को पार करना इतना आसान नहीं था। ये करने के लिए उन्हें जहाज की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन यह सब की चिंता किए बगैर छाया बेफिक्र होकर आगे बढ़ी जा रही थी। कुछ ही समय में छाया मुस्तफा के साथ दरिया किनारे तक पहुंच गई। सामने विशाल समुद्र था। यह देखकर मुस्तफा ने कहा, हम इस दरिया को पार कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी इतनी ताकत नहीं थी कि इतने बड़े दरिया को अपनी जादुई ताकत से पार कर सको। छाया ने कहा, माना कि मेरे पास अब भी इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके इतने बड़े समुद्र लांघ सकूं, लेकिन मेरी बुद्धि पर कभी शंका मत करना। मल्लिकाए कायनात हूं मैं, और मेरी शक्ति और बुद्धि दोनों का कोई मुकाबला कर सके ऐसा कोई दुनिया में नहीं। मुस्तफा ने कहा, मल्लिकाए कायनात तो दूर की बात, तुम अभी तक मल्लिकाए मिस्र भी नहीं बनी, फिर इतना गुरूर करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आप पर इतना गुरूर करने वाले इस दरिया को भी कहां पता था कि एक दिन वो रेगिस्तान बन जाएगा। छाया ने कहा, ये सारी बातें बेवकूफ इंसानों के लिए है, मेरे लिए नहीं। अपना ज्ञान अपने पास रखो और देखते जाओ कि मैं क्या करती हूं। ये कहकर छाया ने अपनी मुट्ठी बंद की और अपनी मुंह के पास लेकर आई और आंखें बंद करके उसने किसी मंत्रों का जाप किया और अपनी मुट्ठी को समुद्र की ओर करके उसे खोल दिया। उसके हाथ से कुछ काले रंग की तरंगे प्रकट हुई और समुद्र की ओर आगे बढ़ी। वो तरंगे समुद्र में कुछ आगे जाकर दूर एक याट यानी कि बड़ी से आरामदायक निजी नौका की तरफ गई और वो याट चलाने वाले के अंदर जाकर समा गई। वो आदमी का मन भ्रमित हो गया और वो याट लेकर सीधा समुद्र किनारे आने लग गया, जहां पर छाया और मुस्तफा खड़े थे। कुछ ही देर में वो आदमी समुद्र के किनारे इनके पास पहुंच गया और अपनी याट में से उतरकर छाया के सामने आकर उसके सामने झुककर उसे सलाम किया और कहा, आपकी खिदमत में ये गुलाम हाजिर है। ये याट आप ही की है, आप आइए, इसमें तशरीफ रखें। आपको जहां पर जाना है हम आपको वहां पर पहुंचा देंगे। ये देखकर मुस्तफा हैरान रह गया। छाया ने मुस्तफा की तरफ देखकर कहा था ना मैंने, मुझ पर कभी भी शक मत करना, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहकर छाया अपने ऊंट से नीचे उतरी और याट की तरफ आगे बढ़ी। उस आदमी ने उसे हाथ पकड़कर याट में बिठाया और कहा, मेरी छोटी सी याट में आपका इस्तकबाल करता हूं। मुस्तफा किसी नौकर की भांति ऊंटों से सारा सामान उतारकर अपने कंधे पर लादकर याट में आकर रखने लगा। छाया एक सोफे पर जाकर आराम से पैर फैलाकर बैठ गई। जब मुस्तफा ने सारा सामान याट में लाकर रख दिया, तब छाया के इशारे से उस आदमी ने अपनी याट घुमाई और यूरोप की दिशा में आगे बढ़ा। उस तरफ शिमला में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने सारी योजनाएं रामप्यारी और उसके आदमियों को अच्छे से समझा दी। सिद्धार्थ ने कहा, बस अब आज की रात है, कल सुबह सबको राघव राव की सच्चाई पता चल जाएगी और 150 साल बाद ही सही, लेकिन जॉन विलियम्स की हैवानियत लोगों के सामने आ जाएगी।
कल जॉन विलियम्स के पोते के मंसूबों और मंत्री शरद सिंह का भ्रष्टाचार भी इन सभी के सामने आ जाएगा। वो चारों इस बात से बेखबर थे कि मंत्री शरद सिंह को उनकी राघव राव की सच्चाई सबके सामने लाने की योजना के बारे में पहले से ही पता चल गया था और उसने उन सबको मारने की योजना भी बना दी थी। क्या दूसरे दिन सुबह सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, राम प्यारी की योजना सफल हो पाएगी या मंत्री शरद सिंह अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? इन चारों की जान खतरे में थी, तो फिर किस तरह इनकी जान की रक्षा हो पाएगी? यूरोप पहुंचकर छाया किस प्रकार अपने इरादे पूरे करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।